तो इससे पहले पॉलिटिक्स के जितना भी पार्ट लेकर आए हैं प्ले लिस्ट पर अपलोड है, उसे जाकर देखिएगा। तो आज पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, उसके बाद केंद्रीय मंत्री परिषद, और उसके बाद पढ़ेंगे महानुवादी और नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में। इससे पहले राष्ट्रपति, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और नागरिकता, ये सब का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो उसे जाकर प्ले लिस्ट पर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज उपराष्ट्रपति के बारे में। पहला है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में है तो वह संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित जो होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, वह सभी शामिल होते हैं। अगला कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है। तो केवल राज्यसभा में लाया जाता है। जबकि करा है निर्वाचन में कौन कौन था, दोनों सदन रहते हैं, निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य रहते हैं, जबकि हटाने की प्रक्रिया केवल किसके पास होता है, तो राज्यसभा के पास होता है, याद रखिएगा। अगला है कि पाई चार्ट में देखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को होता है। किसको होता है, उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होता है, तथा इसका निर्णय अंतिम होता है। उच्चतम न्यायालय का ही निर्णय सबसे अंतिम निर्णय होता है, याद रखिएगा। अगला है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वह उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। आइए देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है उसको देख लेते हैं। तो 63 क्या कहता है, अनुच्छेद 63 जो है भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति रहेगा, अनुच्छेद 63 कहता है। 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 64 कहता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना है। 65 कहता है, अनुच्छेद 65 है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद से यानी पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। 66 है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस में है, तो 67 है, अनुच्छेद 67 में है। और उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल तो वह है अनुच्छेद 68 में। अगला है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ कितना में है, 69 में, जबकि राष्ट्रपति का शपथ कितना में है, तो 60 में है, और उपराष्ट्रपति का 69 में है। आगे देखिए अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति का करेगा, अनुच्छेद 70 के तहत। अगला है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उससे संबंधित विषय तो वह है 71 में। किसमें है, 71 में। आइए देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन हुए हैं। तो सबसे पहला उपराष्ट्रपति भारत के थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था, 1952 से 1962, लगभग 10 साल, याद रखिएगा। फिर दूसरा है जाकिर हुसैन 62 से 67। फिर बीबी गिरी या वेंकटेश गिरी कह सकते हैं, तो 67 से 69, ये 2 साल रहे थे। और गोपाल स्वरूप पाठक, तो ये 69 से 74। और बीडी जत्ती यह रहे थे 74 से 79। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह यही एक उपराष्ट्रपति जो थे, उच्च न्यायालय के कार्यकाल भी किए थे और उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल किए थे। इसको पूछेगा बार बार, ये 6ठे नंबर पर आते हैं। तो ये किए थे 79 से 84। और श्री आर वेंकटरमन, तो ये 84 से 87। और शंकर दयाल शर्मा 87 से 92। आर के नारायण कब किए थे, 92 से 97। कृष्णकांत 97 से 2002। और भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। और हामिद अंसारी तो 7 से 17। और वेंकट नायडू तो 17 से 22। और श्री जगदीप धनखड़ वह किए थे 22 से किए थे। और उसके बाद अब कौन हो गया, तब इनके साथ स्थान पर आ गया है राधा कृष्णन जो वर्तमान में याद रखेगा। आगे देखिए किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो वह राज्यसभा जो है करा कि किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो वह राज्यसभा। अगला है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पर अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन सा सबसे पहले ग्रहण करेगा, तो वह करेगा उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा तो कौन करेगा, तो वह करेगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला है कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान लिया गया है भारत किस देश से लिया है, तो वह अमेरिका से लिया है। आगे कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य का भाग नहीं लेते हैं, यानी राज्यसभा विधान परिषद के सदस्य के। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पर किसको देता है, तो राष्ट्रपति जो अपना त्याग पर देगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा, एक दूसरे को। आगे देखिए
कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की तुलना किया है। तो ये पाई चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो पहला में राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। याद रखिएगा। दूसरा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति में देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। तीसरा देखिए कि राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। कह रहा है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है महाभियोग लगाया जाता है, जो अनुच्छेद 61 के तहत तो किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, जबकि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में, इसमें किसी भी सदन में। आइए आगे देखिए। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन जो होता है भारत की संचित निधि से पर ही दिया जाता है या आधारित होता है। आगे देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में देखते हैं कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो केंद्र सरकार का प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, नियुक्ति होता है, इसे याद रखेगा। अगला है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो वह होता है 25 वर्ष। कितना होता है? 25 वर्ष। और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष होता है। अगला है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव को स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं, अपने मत नहीं दे सकेंगे। अगला है कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो वास्तविक शक्ति होता है वह प्रधानमंत्री के पास होता है। अगला है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्य की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो वह 50 होना चाहिए। और अगला है देखिए कि भारत का प्रधानमंत्री समानतः किस सदन का सदस्य होता है? तो वह लोकसभा का होता है। किसका होता है? लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, जैसे इंदिरा गांधी राज्यसभा के सदस्य थी, पहली बार बनी थी, तो याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। कौन? अनुच्छेद 75। आगे देखिए मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या के 15%, यहाँ पर याद रखिएगा 15% से अधिक नहीं होगी। कह रहा है मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या जो होता है प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है। अगला है कि संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री में रह सकता है? तो वह केवल 6 माह रह सकता है। कितना? 6 माह। आगे देखिए कि केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्र में मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257 में कहा गया है। अगला है कि लाभ के पद पर का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। अगला है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो वह करती है विधायिका के प्रति। अगला, जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो वह कैलाशनाथ काटूज बने थे। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. पसनमुंग चेट्टी थे। आगे देखिए भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था? वह लाल बहादुर शास्त्री। कहाँ हो गया था? तो ताशकंद में हो गया था। आगे देखिए कि अपने प्रधानमंत्री काल में कौन से नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे? वह चौधरी चरण सिंह। अगला कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वह अनुच्छेद 352 के 3 में 352 के 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला कि श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। श्वेत पत्र जो है भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज पेज है। अगला है कि संघीय मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित होता है? तो गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा किया गया था पहली बार। अगला है कि आगे देखिए मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद इधर मंत्रिमंडल देखिए पहला में है कैबिनेट स्तर के मंत्री राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री होते हैं। इसमें है केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री राज्य स्तर के और उप मंत्री भी शामिल होते हैं। अगला है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। मंत्रिपरिषद जो है एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। मंत्रिमंडल 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया है जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था।
यह मूल पाठ में नहीं था। अगला है कि संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्य का निर्धारण किया जाता है। इसमें देखिए व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। आगे देखिए कि मंत्रिमंडल द्वारा किए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्री द्वारा किया जाता है, जबकि नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन करने के लिए यह मंत्रिपरिषद का निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। कौन? मंत्रिमंडल। अगला है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे देखिए महानवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में। तो भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। कौन कौन? भारत का महानवादी, भारत का महाधिवक्ता, भारत के ऊपर महाधिवक्ता। आगे देखिए कि भारत का प्रथम महानवादी कौन था? तो भारत के प्रथम महानवादी MC सीतलवाड़ा थे। अगला, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो वह देता है महानवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कह सकते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महानवादी होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है भारत का महानवादी होता है। अगला, भारत का महानवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो वह भारत सरकार का। किसका होता है? भारत सरकार का। आगे देखिए राष्ट्रपति द्वारा महानवादी को सौंपे गए कार्य क्या क्या कार्य होता है? जैसे भारत सरकार से संबंधित मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तीसरा है सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार करना। आगे देखिए कि अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महानवादी किसके पर्यदर्शक पद धारण करेगा? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है कि भारत के महानवादी को संसद के दोनों सदन में बोलने यानी कार्यवाहियों में सम्मिलित होने की किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। किसे? महानवादी को। अगला है कि सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो वह महानवादी का अधीनस्थ होता है। अगला है कि वर्तमान में भारत के महानवादी कौन है? तो R वेंकट रमनी है। अगला है कि महानवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर वैधानिक है। इसे याद रखिएगा। आगे देखिए भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक कौन थे? तो B नरहरि राव थे। अगला है राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता देता है। संसद की लोक सेवा समिति की बैठक में कौन उपस्थित होता है? तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक होता है। अगला है भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक के पद की सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान के द्वारा किया जाता है, जिसे कायदे भी कह सकते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना दिन होता है? तो वह 6 वर्ष का होता है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का किसका मार्गदर्शन होता है? तो लोकसभा समिति का होता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को लोकनिधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। आगे है कि राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चे की वित्तीय जाँच कौन करता है? तो वह नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक करता है। अगला है नियंत्रण एवं महालेखा कार्य के पेंशन के भत्ते किस पर आधारित होता है? तो भारत के संचित निधि पर आधारित होता है। आगे है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का पद नियुक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148, जिसे कैग भी कह सकते हैं। कैग किस में वर्णित है? 139 अनुच्छेद 139 में क्या है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ किस में है? तो 139 में अनुच्छेद में है। संघ तथा राज्य के लेख प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना 150 अनुच्छेद 150 में है। अंकेक्षण प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट किसमें है? अनुच्छेद 151 में है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। कह रहा है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अवकाश जब प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। इसके बाद तो आज हम देखेंगे क्या क्या, तो महानवादी तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और फर्स्ट में देखे थे उपराष्ट्रपति। तो ये आपके साथ एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसको जितना शेयर हो सके शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए